अहमद खान जो किसी तारुफ का मुहताज नहीं है, आपने यूसुफ सई तो किया पूरे खाशी कबीले के लिए जो कुर्बानियां दी है वो नाकाबिल फरामोश है। आपने दरबदर ठोकरे खाने वाले खाशी कबीले को अपना जमीन दी जिस पर आज भी वो आबाद है और अपनी मर्जी के मालिक है। आपने एक खाना बदोश कबीले को एक नाम देकर रियासत बनाया जो कई सौ बरसों तक रहा, जिसकी इख्तितामुल हक पाकिस्तान पर हुआ। मलिक अहमद खान सुल्तान शाह का बेटा और मलिक ताज अल-दीन का पोता और मलिक सुलेमान शाह का भतीजा था। जब मिर्जा उबैद ने गेगयानों के साथ मिलकर 800 या 900 यूसुफ सई को बांधकर कत्ल कर रही थी, तब मलिक सुलेमान शाह ने बादशाह से दुआ अर्ज की कि अहमद खान को छोड़कर बाकी हम सबको मार दो और हमारे मरने के बाद यूसुफ सई को कुछ न कहना। वो जहाँ जाना चाहते हैं उससे जाने दो। बादशाह ने दोनों शर्तें मान ली। इसके बाद तमाम यूसुफ सई सरदारों को मार दिए गए जबकि अहमद खान को 3-4 साथियों समेत छोड़ दिया। कहते हैं कि उसके बाद मिर्जा ने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि जाओ और खाशी कबीले पर हमला करके सब कुछ लूट लो, हत्ता के पहने हुए कपड़े भी उतार कर ले आओ। मिर्जा के लश्कर ने यूसुफ सई कबीले को खूब लूटा और सब कुछ छीन लिया गया। इसके बाद जान की अमान देकर इसे कूच करने को कहा गया। अहमद खान उस वक्त तकरीबन 15 साल का एक जवान लड़का था। चचा सुलेमान शाह ने मरने से पहले आपको कबीले का सरदार बना दिया। तमाम कबीले वालों ने आपको सरदार मानकर काबिल से कूच कर गए। मलिक अहमद के लिए ये वक्त बहुत आजमाइश का था। लाचार और बेसरो सामान, किसी के पास कुछ भी नहीं था। इसी परेशानी के आलम में काबिल से पेशावर को आए। कहते हैं कि उस वक्त खाशी इतनी कम तादाद में थे कि एक दरख्त के साए में सब बैठकर आराम फरमा ली। पेशावर पर उस वक्त दिलाजा कौम का कब्जा था। दिलाजा एक बहादुर कबीला था जो पेशावर से लेकर महमंद, बाजोड़, दानिशकुल, दोआबा, निंगरहार, कल्पानी, हजारा, चच और अशनहर तक फैली हुई थी। यूसुफ सई ने दिलाजाको से रहने के लिए जमीन मांगी, जिस पर दिलाजाको ने जरगा बुलाकर खाशी को दोआबा का इलाका दिया। मुल्क अहमद ने दिलाजाक से फिर दरख्वास्त की कि मेरी कौम मुसीबत के मारी हुई कमजोर और नातवा है। बहुत से लोग काबिल में रह गए हैं, उनमें ये ताकत नहीं थी कि एकदम वो घरों को छोड़ दे। दोआबा मेरी कौम के लिए बहुत कम है और न उसके अनाज पर गुजारा हो पाएगी, इसलिए हमें और इलाका भी दे दो। जिस पर दिलाजाको ने यूसुफ सई को दोआबा से मुतसिल दानिशकुल, इंबर, बाजोड़ और दूसरे मजाफान भी दे दिए गए। अहमद खान बहुत खुश हुआ। आपने बाकी खाशी कबीले को यहाँ पर बुलाकर आबाद किए। दिलाजा कौम ने उस वक्त अहमद खान से ये भी कहा था कि अशनगर दोआबा से मलहक है। जब आपका कबीला ताकत में आ जाए तो अशनगर को भी अपने कब्जे में ले लेना। कहते हैं कि उस वक्त अशनगर पर कौम शिलमानी काबिज थे। शलमानी जात से अफगानी थे और घोर लश्कर के साथ 13 के रस्ते शलमान और कड़मान से आए थे। उस जमाने में शलमानी सुल्तान पखल के बाजगुजार थे। सुल्तान पखल स्वात का बादशाह था। अलमख्तसर ये कि यूसुफ सई अपने अहल व इयाल के साथ उन इलाकों पर आबाद हो गए, मगर कहते हैं जब दिलाजाक यूसुफ सई को इलाके दे रहे थे तब उस जरगे में दिलाजाक कौम का एक सरदार हैबू बिन जता कौम से उमर खील और बाजोड़ के जंदूल के रहने वाला था, मौजूद नहीं था। जिस पर मुल्क हैबू ने इनकार किया कि हमारी गैर मौजूदगी में बाजोड़ यूसुफ सई को कैसे दिया। हैबू खान उस वक्त एक ताकतवर सरदार था जिसके जेर इंतजाम 1000 घर थे। यूसुफ सई ने हैबू खान से दरख्वास्तें, खत व खतूत और जरगे की, मगर वो नहीं माना। आखिरकार बात जंग तक निकली। खाशी के साथ उस लड़ाई में खलील कौम भी था। जब उसके बारे में कौम मोमंद और कौम तरकलानी को खबर हो गई तो दोनों कबीलों के सरदार सुलह के वास्ते आए, मगर हैबू ने किसी की नहीं मानी और जंग छेड़ दी गई। मोमंदो और तरकलानी ने भी खाशी कबीले का साथ दिया। जंग के दौरान यूसुफ सई ने हैबू का सर काट डाला। दिलाजाको को शिकस्त हो गई और भाग निकले। कहानी बहुत लंबी है लेकिन मैंने मुख्तसरन बयान की। वक्त गुजरने के साथ साथ यूसुफ सई और खलीलों के माबीन इख्तिलाफ पैदा हो गई। यूसुफ सई जो अक्सर कारोबारी लोग थे, खलील कौम ने उससे सामान बजरिया आधार लेते थे, लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के साथ वो कर्जा वापस नहीं करते। आखिरकार यूसुफ सई उससे तंग आ गए और नतीजा जंग का निकला, जिस पर दोनों कबीलों में वरसत के मकाम पर जंग छिड़ गई। इस जंग में यूसुफ सई को शिकस्त का सामना करना पड़ा और जंदूल से बाहर निकाल दिए गए। कहते हैं कि उस जंग में खलील कौम ने यूसुफ सई के अहल और इयाल को कुछ नहीं कहा था। यूसुफ सई ने मुल्क अहमद के पास फरियाद लेकर अपने ऊपर बीती हुई जुल्म के बारे में आगाह किया।
यूसुफ सई ने अहमद से कहा कि खलील कौम हमसे हमेशा फसाद करते आए है। पहले हमें कंदहार से निकाला, बाद में हमने उस पर अहसान करके उससे बाजोर में रहने दिया, लेकिन फिर भी वो हमसे बदजुन है। उस जमाने में मोमंद और दाऊद जई भी खलील कौम का साथ छोड़ दिया था। बाज मोमंद और दाऊद जई उस जमाने में मकरा और कराबाग में थे और काबिल के नवाह में सकूनत पजीर थे। यूसुफ सई ने मौके गनीमत समझकर लश्कर इकट्ठा करके फिर से खलील कौम पर लश्कर कुशी के लिए रवाना हो गए। ठीक उसी वक्त मीर जमाल अमान जई मंदर ने एक जरगा लेकर अपने साथ दानिश को रवाना किया। जिस वक्त ये जरगा मुल्क हैबू की तरफ जब रवा दवा थे तो उस दौरान मीर जमाल और इसके बेटे ने सर पर कफन बांध लिए थे। मुल्क हैबू के घर जाकर उसकी बीवा से माफी मांगी और कहा कि सारा कसूर हमारा है, इसलिए अब आप लोगों को अख्तियार है कि आपने हमें बख्शना है या मारना। दिलाजाकों ने उनको माफ किया और मदद के वास्ते अपना लश्कर मीर जमाल को दे दिया। मीर जमाल की लश्कर जिसमें दिलाजाक भी थे, यूसुफ सई के साथ मिलकर बहुत ताकतवर हो गई। दोनों लश्कर का मुकाबला जहां अब मुल्क यार हुसैन पैर तरकलानी और याजी का कबीला आबाद है, एक बड़ी जंग हो गई। खलील कौम को शिकस्त हो गई, बहुत से लोग मारे गए और बाज मैदान से भाग गए। यूसुफ सई ने बहुत से खलीलों को पकड़ा और गुलाम बना दिए गए। कहते हैं उस जंग में यूसुफ सई ने इस कदर ज्यादा खलील गुलाम पकड़े थे कि बाज लोगों ने मिट्टी के बर्तनों के वक़्ती फरोख्त किए, लेकिन बाद में मुल्क अहमद और दूसरे सरदारों ने इस शर्त पर रहा कर दिए कि आइंदा कभी इस इलाके की तरफ नहीं आना। इसके बाद मलिक अहमद खान की सरबराही में अशनगर पर हमला कर दिया। अशनगर में उस वक्त कौम शलमानी सकूनत पजीर थे और इलाके का हाकिम मीर हिंदा बनारस था और मीर हिंदा कौम से धगान था और नस्लन डूडाल था। उस हमले की नतीजे में यूसुफ सई को फतह नसीब हो गई और अशनगर के हाकिम, सिपाही और शलमानियों ने जान की अमान तलब करके रात को अशनगर किला छोड़कर चले गए। उस जमाने में अशनगर में एक मजबूत किला था जिसको तस्खीर करना बहुत मुश्किल था। बाद में यूसुफ सई ने शलमानी और दाकान से अशनगर की जंदे नाले से लेकर अशनगर, हिसार बालूल, हिसार बेगम, शेरखानी, कार्टलिंग, सिंगाओ, बासगरा और मोड़ा नामी पहाड़ तक अपने कब्जे में ले लिया। वक्त गुजरने के साथ दिलाजाको और यूसुफ सई के माबीन फिर से इख्तलाफ शुरू हो गई। कहा जाता है कि दिलाजाक कौम यूसुफ सई की माल मवेशी चौराते थे, जिस पर दोनों कबीलों के माबीन एक हफीफ लड़ाई हो गई। सुबह से शुरू होने वाली लड़ाई रात को इस बात पर खत्म हो गई कि कल सुबह को पहले दिलाजाक अपने लाशों को दफन करेगा, बाद में यूसुफ सई। इस जंग में दोनों अतराफ से बहुत से लोग मारे गए, मगर जंग का कोई भी नतीजा नहीं निकला। उस लड़ाई के बाद दिलाजाकों के दिल में यूसुफ सई के खिलाफ सख्त नफरत पैदा हो गई और बदला लेने की फिराक में थे। दोनों अतराफ से जंग का माहौल था, मगर उस दौरान मलिक अहमद खान ने अपने सरदारों से कहा कि दिलाजाक एक बड़ा कबीला है जो हर जगह पेशावर, निंगरहार, तेरा, कलपाड़ी से पहूर तक और छछ, हजारा और करल तक आबाद है, जबकि दूसरी तरफ हम यानी यूसुफ सई एक छोटा सा कबीला है और वो भी उनके दिए हुए जमीन पर। अहमद खान सुलह की ख्वाहिशमंद थे और मलिक मोहम्मद खान दिलाजाक के घर पर जरगा, जिसको पश्तो में ननवाते कहते हैं, के लिए गया। वहां जाने की लंबी कहानी है। गज दोनों कबीलों के माबीन सुलह हो गई और जंग का खतरा टल गया। प्यारे दोस्तों, कहानी बहुत दिलचस्प है, इसलिए मुझसे ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, जो शायद अब लोगों को पसंद न आए, इसलिए मैं बाकी कहानी को छोटे और कम अल्फाज में बयान करूँगा। यूसुफ सई का स्वात को फतेह करने की कहानी कुछ यूं है कि स्वात की सुल्तान ओवैस ने मुल्क अहमद की बहन से निकाह की थी, मगर वक्त के साथ सुल्तान ओवैस ने अहमद की बहन को चोरी से मारकर शहीद कर दी, जिस पर यूसुफ सई ने मलिक अहमद की सरबराही में स्वात पर हमला कर दिया। कई महीनों तक लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार स्वात यूसुफ सई के कब्जे में आ गया। स्वात में उस जमाने में बहुत से अकौम जैसा कि मुतरादी, तालाशी और देहगान रहते थे, जो होरियों के जमाने में आबाद होने वाले बहुत से मुसलमान अफगानी थे, जो सबको मिलाकर शरीकन स्वाती कहलाते थे। उससे पहले स्वात पर हिंदू और खेरलीगढ़ के सिहात कौम आबाद थी, जो सिकंदर आजम से लड़ने वाले गालबन इसाकानी फरके की एक शाख थी। बदलते वक्त के साथ मिर्जा उबैद की जगह बाबर बादशाह बन बैठा। उसने मलिक अहमद खान को बतौर मेहमान बुलाया। अहमद खान उसके दरबार में शाही मेहमान के तौर पर गया। कहते हैं कि उस जमाने में दिलाजाकों ने बाबर बादशाह को 70,000 रुपए इस वक्त पर दिए थे कि मलिक अहमद खान को कत्ल कर दो। दिलाजाक चूंकि मलिक हैबू को कत्ल करने और मैचनई के जंग का बदला ले रहे थे,
بادشاہ نے ایک دفعہ احمد خان کو مارنے کی کوشش بھی کی، مگر بادشاہ احمد کی پروقار باتوں میں آ کر اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ واپس سوات آئے تو بابر نے دوبارہ آنے کی درخواست کی، مگر احمد خان نے قتل ہونے کی ڈر سے انکار کیا، جس پر بادشاہ نے ان پر لشکر کشی کرنے کے واسطے اپنے لشکر کے ساتھ سوات آئے۔ جب ملک احمد خان آپ کے ہاتھ نہ آیا تو اس نے شاہ منصور کی بہن بی بی مبارکہ سے شادی کی۔ بابر جو بعد میں پورے ہندوستان کو اپنے قبضے میں لیا، اس وقت بھی بی بی مبارکہ اس کے ساتھ تھی۔ بی بی مبارکہ ہندوستان میں افغانی اغاچہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور ایک شہزادی کی زندگی گزارنے لگی۔ وقت کے ساتھ بابر نے گگیانوں پر ظلم کرنا شروع کیا، جس سے گگیانی تنگ آ کر احمد خان کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور رہنے کے لیے زمین مانگی۔ احمد خان نے گگیانوں کو رہنے کے لیے دوابہ کا علاقہ دے دیا۔ کابل سے دوابہ آتے سمے گگیانی کی ایک شاخ موسیٰ زئی کابل میں ہی رہ گیا۔ 2-3 سال گزرنے کے بعد گگیانوں نے یوسف زئی کے 2 قبیلے اکوزئی اور الیاس زئی کے ساتھ مل کر بادشاہ کابل کو بلا کر دلازاکو پر حملہ کر دیا، جس میں دلازاکو کو سخت جانی و مالی نقصان اٹھانے کے ساتھ ساتھ مردوں و عورتوں کو بندی بنا کر غلام بنا دیے گئے۔ احمد خان اس بات پر سخت ناراض ہوا کہ گگیانیوں نے ہم سے پوچھے بغیر دلازاکو پر حملہ کیوں کر دیا، اور دلازا قوم کو اپنا بدلہ لینے کے لیے کولا چھوٹ دے دیا۔ دلازاکو نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے گگیانوں پر لشکر کشی کی۔ اس جنگ میں یوسف زئی کے بھی بہت سے جوان شامل تھے جو خاشی کی ننگ پر گگیانوں کا ساتھ دے رہے تھے، وہ بھی سب کے سب مارے گئے اور گگیانوں کو عبرتناک شکست ہو گئی۔ بعد میں دلازاکو اور یوسف زئی کے بیچ احمد خان کی سربراہی میں بہت بڑا جنگ ہوا۔ کہتے ہیں کہ یہ جنگ اس لیے ہوا تھا کہ دلازاک کا ایک لشکر کلپانی سے بگیاڑے جا رہا تھا کہ بگیاڑے کے ندی پر یوسف زئی عورت کپڑے دھو رہے تھے، اتنے میں ایک دلازاکی نے اس کا چادر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس حرکت پر اس لڑکی نے دلازاکو سے کہا کہ میری چادر واپس کر دو، ورنہ احمد خان ابھی زندہ ہے، وہ اس ایک چادر کے بدلے اب کے مستورات کے ہزاروں چادریں پامال کرے گا۔ یہ بات یوسف زئی تو کیا پورے خاشی میں مشہور ہو گئی اور ہر کسی نے بدلہ لینے کی مانگ شروع کر دی۔ احمد خان نے دلازاک سے آخری بڑی جنگ لڑنے کے لیے کابل سے موسیٰ زئی اور عثمان خیل، لغمان سے ترکلانی اور ننگرہار سے محمد زئی کو بلا کر ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ اس جنگ میں یوسف زئی کے ساتھ گگیانی، عثمان خیل، موسیٰ زئی، مشوانی، مہیار، وردگ، لوانی، بدون، کوخار، رہوانری، رنی، بوقی، کاسی، سواتی، شلمانی اور بڑیس نے بھی حصہ لیا تھا۔ دونوں مخالفین کا آمنا سامنا کارٹلنگ میں گدر کے مقام پر ہوا، سخت مقابلہ ہوا، دونوں اطراف سے کثیر تعداد میں جنگجو قتل ہو رہے تھے، مگر فتح اللہ تعالی نے یوسف زئی کو دیا۔ شکست کے بعد دلازاک اپنی مقبوضات کو چھوڑ کر دریا سندھ کے اس پار چلے گئے۔ کارٹلنگ کے مقام پر جب تمام قبیلوں کے سردار جمع ہو گئے تو ملک احمد اور شیخ ملی نے محمد زئی کو اشنغر، گگیانوں کو دوابہ کے بعد آدھا باجوڑ، دانش پول سے انبر، لاشوڑا اور ناوکئی سے چارمنگ تک علاقہ دیا، جبکہ باقی قبیلے جیسا کہ عثمان خیل، بدون، مشوانی، مہیار، کوخار، کانسی وغیرہ کو دیر، باجوڑ، پنجکوڑا، سوات، بونیر، جملہ تطول تک، نوشیہرہ، دریا سندھ کا علاقہ اور باقی مقبوضہ علاقے ان قبیلوں پر تقسیم کیا۔ ترکلانی اس جنگ میں شریک نہیں تھے، بعد میں خان گجو کے عہد میں شیخ تپور کی جنگ میں حصہ لیا اور آج کا علاقہ ان کو شیخ تپور کی جنگ میں ملا ہے۔ بطور ایڈیٹر اس ویڈیو کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر اس علاقے پر یوسف زئی، زمند اور باقی قبیلے آباد ہے تو اس کا سہرا ملک احمد خان کو دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے قوم کے لیے مصیبت کے وقت سر بھی جھکایا، معافیہ بھی مانگی اور وقت آنے پر تلوار بھی اٹھایا۔ یہ سب احمد خان کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ اس نے ایک خانہ بدوش قبیلوں کو ایک الگ زمین دیا جو باقی تمام پشتونوں کے مقابلے میں خوبصورت اور اہم علاقہ ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک نام بھی دیا، دی اسٹیٹ آف یوسف زئی۔